हेलो बच्चों, वेलकम टू एग्जाम शिविर एकेडमी। देखिए बच्चों, एग्जाम शिविर एकेडमी का ये यूट्यूब चैनल एग्जाम शिविर स्कूल है और यहाँ पर मैं बायोलॉजी का कोशिश करूँगा आपको कि क्लास 11th और 12th का पूरा जो कोर्स होगा वो आपको मैं अपना यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊँगा। और अगर मैं कंटेंट वाइज आपको अगर मैं बात करूँ, अगर आप मेरे लेक्चर रेगुलरली देखते हो अगर आप, ठीक है, तो मैं इस बात को आपको श्योर करता हूँ कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा वो एक अच्छे लेवल का कंटेंट होगा। आपको अगर नीट की प्रिपरेशन आप अगर कर रहे हो तो उसमें भी ये बहुत बेनिफिट करेगा और साथ में आपका बायोलॉजी का एक अच्छा बेस क्लियर हो जाएगा। तो आप जब बड़े लेवल के अगर ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स पढ़ते हो, एमएससी लेवल की बुक्स पढ़ते हो, तो आपको बड़ी आसानी से चीज़ें समझ में आएगी। और नो डाउट अगर कंटेंट वाइज बात करूँ तो एक बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप मेरे लेक्चर रेगुलर देखते हो तो आपको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा। और मैं पूरा प्रयास करूंगा क्लास 11th और 12th का पूरा जो बायोलॉजी का पूरा पोर्शन है उसको मैं कंप्लीट करवाऊँ। और इसके दौरान हम देख भी चुके हैं कि हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को पूरा कंप्लीट किया था और साथ में हमने जो पहला यूनिट है क्लास 11th का लिविंग वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी, उसमें 2 चैप्टर हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और बात करो दूसरे चैप्टर की, तो दूसरे चैप्टर में हमने किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा वो दोनों अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज मैं बात करूंगा किंगडम फंजाई के बारे में। मोनेरा को हमने पूरा कंप्लीट कर चुका था प्रीवियस क्लास में। किंगडम प्रोटिस्टा हमने खत्म किया था। प्रोटिस्टा में हमने सारी चीजें देखी थी, उनका क्लासिफिकेशन, डायनोफ्लैजिलेट के बारे में पढ़ा हमने, क्राइसोफाइटा के बारे में पढ़ा, यूग्लिनोफ्लाइटा, इसके बाद हमने स्लाइम मोल्ड, इतनी चीजें अपन देख चुके थे। इसके बाद हमने उनमें रिप्रोडक्शन देखा, उनकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर देखी, उनमें पाए जाने वाले पिगमेंट देखे, इस प्रकार की संरचनाओं के बारे में हमने देखा था। और आज की क्लास की बात करूं मैं तो आज की क्लास में हम बात करेंगे किंगडम फंजाई के बारे में, यानी कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है विटेकर का, उसमें किंगडम मायोकोटा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं किंगडम मायोकोटा। तो आज का अपना लेक्चर होगा किंगडम मायोकोटा। किंगडम मायोकोटा, देखिए बेटा, किंगडम मायोकोटा की बात करूँ तो इसमें कौन से आते हैं? फंजाई आते हैं। जितने फंगस होते हैं, आपने सुना होगा फंजाइटी, जैसे फंगल डिजीज होता है, स्किन पे रिंग वर्म वगैरह फंगल डिजीज होते हैं, तो फंजाई जो आते हैं आपको किस में आते हैं? किंगडम मायोकोटा में आते हैं। फंजाई जो होते हैं उनकी मैं बात करूँ तो यूनिसेल्युलर सॉरी मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक है। यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक कौन से थे? इसके पहले हम देख चुके थे। मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक कौन से थे? प्रोटिस्टा थे। यूनिसेल्युलर सॉरी, ये हो जाएंगे मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक, मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक। अगर मैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक की बात करूं, ऐसे फंजाई जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है उनकी मैं बात करूं तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? ईस्ट जो होता है। ईस्ट एक सिंगल फंजाई नहीं है, ग्रुप ऑफ फंजाई है। फंजाई के ग्रुप का समूह है ईस्ट। और ईस्ट कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। लेकिन जनरली फंजाई कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक है। आपका एक एक्सेप्शन इसमें हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा? ईस्ट। तो इसका एक्सेप्शन कौन आ जाएगा? ईस्ट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन होंगे यहाँ पर ईस्ट। तो ईस्ट कैसे है? यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक है। यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, मैंने पूरा लिखा नहीं है, बोल रहा हूं मैं, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक आपके कौन से होते हैं? ईस्ट होते हैं। ईस्ट एक इंडिविजुअल कोई फंजाई नहीं है, ग्रुप ऑफ फंजाई है, बहुत सारे फंजाई आते हैं इसमें, ठीक है, ईस्ट में। चलिए, तो ये तो यहाँ पर हमने बात की एक एक्सेप्शन की। अब हम बात करते हैं किंगडम मायोकोटा की। तो फंजाई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लो कि फंजाई नेम किसने दिया था, फंजाई वर्ड किसने दिया था वो। अगर हम फंजाई नेम की बात करें तो ये आपका दिया था गैस्पर्ड बाहिन ने, गैस्पर्ड बोहिन। और इसी ने आपको पता होगा तो क्या दिया था? जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर था उसको सबसे पहले फाउंडर ये था और उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस ने करवाया था। लेकिन उसका जो फादर है वो कौन था? कैरोलस लिनियस था यहाँ पर। अब हम बात करें किंगडम मायोकोटा की, सारी फंजाई इसमें आती है। अब इसके कुछ जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं। जनरल कैरेक्टर की बात करूँ तो सबसे पहला हम बात करेंगे तो इसके हैबिटेट की, कहाँ पाया जाता है ये। अगर मैं इनके हैबिटेट की बात करूँ, आवास की बात करूँ, तो जो मॉइस्चर नम भूमि होती है वहां पर ये पाए जाते हैं जनरली। तो कहाँ पर? मॉइस्चर एरिया में पाए जाते हैं, मॉइस्चर एरिया में। लेकिन जरूरी नहीं है मॉइस्चर एरिया में पाया जाए, आपको कभी कभी अचार, ब्रेड, है ना, लकड़ी, उनके टुकड़ों पर भी ये उगती है कभी कभी। तो कहाँ पर? ये गुड़ पर भी आपको मिल जाएगी, इसका पिकल, आचार और साथ में ब्रेड, यानी कि रोटी का जो टुकड़ा होता है उसके ऊपर फंजाई कभी कभी लग जाती है। क्लियर? तो ये तो उनका हैबिटेट हो गया। हैबिटेट के अलावा बात करूँ इनमें फूड की बात करते हैं अपन एक बार। चलिए,
अगर मैं इनके फूड की बात करूं, भोजन की बात करूं, इसमें न्यूट्रिशन, फूड से बेहतर होगा अपन न्यूट्रिशन लिखिए, फूड सही टर्मिनोलॉजी नहीं होगी, तो मैं न्यूट्रिशन की बात करूं इसमें न्यूट्रिशन, तो इनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो कितने प्रकार का सुनना, जनरली नहीं, मैं बोलूँ तो जितने भी फंजाई है वो सारे कैसे हेट्रोट्रोफ है, यानी कि ऑटोट्रोफ है नहीं है, सारे कैसे हेट्रोट्रोफ है, हेट्रोट्रोफ। अगर मैं हेट्रोट्रोफ की बात करूं तो क्या बोलते हैं हिंदी में, इसका रूपांतरण क्या होगा, विषमपोषी। विषमपोषी का क्या मतलब होता है, वे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंड होते हैं, अपना फूड स्वयं नहीं बना सकते। देखिए प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रोफ होते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, लेकिन ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, ये कैसे हेट्रोट्रोफ है, विषमपोषी है। हम भी हेट्रोट्रोफ है, हम अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंड है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है अपन, चाहे वो प्लांट हो, आइदर प्लांट और एनिमल, तो हम भी कैसे हेट्रोट्रोफ है। उसी प्रकार ये मायोकट्टा के जो मेंबर है फंजाई, वो भी कैसे हेट्रोट्रोफ है। तो हेट्रोट्रोफ की जब बात करें तो फिर से दो प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है। एक तो किस पे डिपेंड होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होते हैं, है ना। तो एक डेड ऑर्गेनिक मैटर को वो एज अ फूड ले रहे हैं, यानी कि डिपेंड, एक तो हो जाएगा आपके कौन सा हो जाएंगे, जो डेड ऑर्गेनिक सैप्रोफाइटिक हो जाएंगे, सैप्रोफाइटिक जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंडेंट है वो हो जाएंगे सैप्रोफाइटिक। दूसरे प्रकार के आपके हो जाएंगे जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है, वो आपके हो जाएंगे पैरासाइटिक, पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक किसको बोलोगे आप, डिपेंड्स अपॉन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। तो अगर अपने फूड के लिए वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड है तो उसको आप क्या बोलोगे, वो कैसा फंजाई है, सैप्रोफाइटिक फंजाई है। डेड ऑर्गेनिक मैटर का क्या मतलब है कि मृत कार्बनिक पदार्थ, लाइक कोई लीव्स है जो पेड़ से अलग होगी, अब वो गिर गई है जमीन पर, तो उसको आप क्या बोलोगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर है। ह्यूमन बॉडी है, डेड ह्यूमन बॉडी है, डेड एनिमल बॉडी है ना, मृत जितने भी शरीर है एनिमल का या मानव का, वो सारे क्या कहलाएंगे आपके, डेड ऑर्गेनिक मैटर है। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर भी क्या होती है, अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड प्राप्त कर रही है वो फंजाई, तो आपकी कौन सी हो जाएगी, सैप्रोफाइटिक। हिंदी में क्या बोलते हैं, मृतोपजीवी, 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 क्योंकि मरे हुए पदार्थों का वो भक्षण कर रही है, इसीलिए कैसे कहलाएंगे, मृतोपजीवी। पैरासाइटिक को हम हिंदी में बोलते हैं परजीवी, हिंदी रूपांतरण हो जाएगा परजीवी। परजीवी का मतलब क्या होता है, डिपेंड्स अपॉन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। अगर कोई फंजाई दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है अपने फूड के लिए, तो उसको आप क्या बोलोगे, पैरासाइटिक। जैसे कि मैं बात करूं रिंग वर्म है ना, एक जो रिंग वर्म होता है अपने स्किन डिजीज है, तो वो उसमें जो फंजाई लग रही है वो कौन सी है, पैरासाइटिक है। बिकॉज वो हमारी बॉडी से क्या कर रही है, फूड को क्या कर रही है, वो फूड को एब्जॉर्व कर रही है, अपनी बॉडी अपने हमारे शरीर से भोजन को प्राप्त कर रही है, तो वो अपने फूड के लिए हमारी बॉडी पर निर्भर है, इसीलिए वो क्या कहलाएगी, पैरासाइटिक कहलाएगी। हमारे शरीर में वो डिजीज करती है, स्किन पर फैलती रहती है वो रिंग वर्म, तो वो रिंग वर्म हमारे शरीर में कैसी होती है, वो पैरासाइटिक होती है। एक और चीज, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर भी हो सकते हैं और बाहर भी हो सकते हैं ना, ऑन सरफेस भी हो सकते हैं या इनसाइड द बॉडी भी हो सकते हैं। ये फंजाई दोनों प्रकार का, जरूरी नहीं है कि वो सरफेस पे ही रहे, है ना, वो बॉडी के अंदर भी रह सकती है फंजाई। क्लियर। तो ये तो हो गया उनका न्यूट्रिशन। टू टाइप का न्यूट्रिशन है, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक ये दोनों किसके अंतर्गत आता है, विषमपोषी में। एक होता है ऑटोट्रोफ, एक होता है हेटेरोट्रोफ। क्लियर। इसके अलावा इसमें न्यूट्रिशन की बात करूं तो एक और स्पेशल मोड होता है जिसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक क्या होता है, मैंने आपको बताया था सिम्बायोटिक क्या होता है। इसमें दो प्रकार आ जाएंगे आपके सिम्बायोटिक में, मैं आपको बताऊंगा सिम्बायोटिक में क्या होता है। वो सिम्बायोटिक का सिंपल सा मतलब होता है कि दो अलग अलग स्पीशीज, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म साथ साथ रह रही है और दोनों को बेनिफिट हो रहा है, म्यूचुअल बेनिफिट है ना, दोनों को बेनिफिट हो रहा है एक दूसरे से और दोनों साथ साथ रह रहे, तो इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक, है ना। लेकिन ये कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एक तो जो होगा वो कैसा होगा, ऑटोट्रोफ होगा और दूसरा हेटेरोट्रोफ होता है ना। मैं इसका एग्जांपल आपको बताऊं, इसका एग्जांपल हो जाएगा लाइकेन और एक हो जाएगा माइकोराइजा, लाइकेन और माइकोराइजा। अगर मैं लाइकेन की बात करूं तो ये किसके बीच का सिम्बायोटिक रिलेशन है, बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म,
फंजाई प्लस एल्गी। तो एल्गी कैसा होता है, एल्गी की बात करूं मैं तो एल्गी कैसा होता है, ऑटोट्रॉफ होता है। तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और फूड का फॉर्मेशन करेगा, उस फूड का उपयोग फंजाई करेगा। बट वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, एल्गी के साथ जुड़ा हुआ है, सो इट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक। दूसरा माइकोराइजा। माइकोराइजा में क्या होता है, जो फंजाई होती है वह कहां पर होती है, फंजाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट, रूट ऑफ हायर प्लांट। जो जितने भी हायर प्लांट है, जितने भी नहीं सॉरी हायर प्लांट पर्टिकुलर स्पीसीज की बात करूं मैं तो किसके आते हैं, जिम्नोस्पर्म के। तो जो जिम्नोस्पर्म का जो हायर प्लांट है, एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं पाइनस। तो पाइनस की जो रूट है, उसकी रूट में भी एक क्या होती है, फंजाई पाई जाती है, जो कि पाइनस से क्या करेगी, अपने भोजन को प्राप्त करेगी। क्लियर। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ऐसा रिलेशन जो किसके बीच में हो, फंजाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट की रूट और फंजाई के बीच में अगर रिलेशन हो तो आप क्या बोलोगे, माइकोराइजा। वही फंजाई व एल्गी के बीच का रिलेशन हो तो आप क्या बोलोगे, लाइकन बोलोगे। तो ये दोनों लाइकन और माइकोराइजा दोनों में जो आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा हो जाएगा, सिम्बायोटिक हो जाएगा। दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये एक्चुअल में कौन सा मोड है, देखा जाए तो हेटेरोट्रॉफी है, क्योंकि वो अपने भोजन के लिए किसी और पर डिपेंडेंट है। बट वो सहजीवी के रूप में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिट है, म्यूचुअल बेनिफिट है दोनों के बीच में। क्लियर। चलिए माइकोराइजा हो गया। तो ये तो हो गया आपका कौन सा, न्यूट्रिशन। हमने किस पे बात कर रहे हैं अपन, फंजाई में। इसके अलावा कुछ और चीजें फंजाई के बारे में देख लेते हैं। फंजाई के बारे में नेक्स्ट हम बात करें सेल वॉल की। अगर फंजाई के सेल वॉल की बात करें तो बेटा ध्यान देना कि इनकी सेल वॉल किस किस की बनी होती है। वो अगर प्लांट की बात करें उसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, एनिमल की बात करें सेल वॉल एब्सेंट होती है ना। और बैक्टीरिया की बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, हम पहले देख चुके हैं पेप्टिडोग्लाइकन। वही अगर हम बात करूं मैं फंजाई की, तो उनकी जो सेल वॉल होती है वो आपकी बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होगी, काइटिन की, काइटिन की बनी होती है। इसके अलावा मैं बात करूं अगर इसमें आपके सेल वॉल के वाला फूड स्टोरेज, यानी कि फूड का स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, इसकी बात करूं मैं, फूड स्टोरेज। तो इनका जो फूड स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन और ऑयल की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन, यानी कि ग्लूकोज का एक फॉर्म है ग्लाइकोजन, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज होता है, ग्लाइकोजन एंड ऑयल की फॉर्म में होता है ना। यहाँ पर सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की। लेकिन आप याद रखना एक फंजाई के क्लास है, क्लास ओमाइसिटीज। अगर मैं ओमाइसिटीज की बात करूं तो इसका मेंबर कौन आता है, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, है ना, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, जिससे ग्रीन या डिज ऑफ बाजरा होता है। इसके अलावा बात करूं तो इसका एग्जांपल और कौन सा हो जाएगा, एल्बुगो हो जाएगा, एल्बुगो कैंडिडा, है ना, जिससे व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरस होता है। वो सब किसके मेंबर है, क्लास ओमाइसिटीज के मेंबर है। ये फंजाई का क्लासिफिकेशन में आएगा क्लास ओमाइसिटीज। तो क्लास ओमाइसिटीज जो है उसका जो मेंबर है उसमें जो सेल वॉल होती है, उनकी जो सेल वॉल होती है बेटा, उनकी जो सेल वॉल होती है वो आपकी बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होगी, आपकी सेल्यूलोज की। ये आपको याद रखना है। जनरली जो आपके फंजाई होते हैं उनकी सेल वॉल किसकी बनी है, काइटिन की। लेकिन आपकी जो क्लास ओमाइसिटीज है इसके मेंबर कौन कौन से, क्लास ओमाइसिटीज के मेंबर की बात करूं तो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, हालांकि स्मॉल में आएगा ना साइंटिफिक नेम लिखते वक्त। तो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, इसके बाद स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, जिससे कौन सा डिजीज होता है, अगर मैं फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस की बात करूं तो इससे लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला की बात करूं मैं तो इससे कौन सा होता है, ग्रीन या डिजीज ऑफ बाजरा। इसके अलावा बात करूं मैं तीसरा एग्जांपल इसमें कौन सा हो जाएगा, तीसरा एग्जांपल एल्बुगो कैंडिडा, इससे व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरस बीमारी होती है। तो ये तीनों एक्चुअल में देखा जाए तो कैसे पैथोजन से, यानी कि बीमारी फैलाते हैं प्लांट्स में तीनों, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा और एल्बुगो कैंडिडा। इसकी बात करूं व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरस, ये तीनों बीमारी फैलाने वाले क्लास ओमाइसिटीज के फंजाई है। तो इनकी सेल वॉल जो होती है आपकी किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। आपको इतना याद रखना है। बाकी जनरली किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो ये थी फंजाई के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन। क्लियर यहाँ तक। अब बात करूं तो फंजाई में
अपन देखते हैं रिप्रोडक्शन। तो फंजाई की बात करूँ तो रिप्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिव भी होता है, असेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन फंजाई में यहाँ पर मिल जाता है। तो एक एक करके तीनों को देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके क्लासिफिकेशन की ओर आगे बढ़ेंगे अपन। एक और चीज यहाँ पर हमने न्यूट्रिशन की बात करी थी, तो इसमें न्यूट्रिशन में क्या होता है सुनना, ये न्यूट्रिशन कैसे करते हैं वो। सपोज की ये कोई पैरामीशियम सॉरी कोई फंजाई है, तो जैसे कि रोटी का टुकड़ा है कोई, है ना, उसके ऊपर फंजाई उग रही है, ये फंजाई है। तो ये फंजाई क्या करेगी, अपना डाइजेस्टिव लिक्विड, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज कर देगी रोटी पर, ब्रेड पर, और यहाँ पर इस पे क्या होगा, ब्रेड का डाइजेशन हो जाएगा। और डाइजेशन होने के बाद उस डाइजेस्टेड मटेरियल को क्या करेगा, ये जो आपका फंजाई है वो एब्जॉर्ब करेगा। तो इसमें जो इसमें क्या होता है, डाइजेशन जो होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है। इसके बाद उस डाइजेस्टेड मटेरियल को वो क्या करता है, इंजेस्ट करता है वो। क्लियर नहीं सर? ओके, तो ये आप याद रखना ये चीजें। चलो अब आगे बात करते हैं अपन। तो हमने क्या क्या चीजें देखी, एक तो किंगडम मायोकाटा की बात करी हमने, तो यहाँ पर हमने देखा एक तो उसका हैबिटेट देखा है, दूसरा न्यूट्रिशन देखा है, सेल वॉल देखी है, और साथ में फूड स्टोरेज कौन से फॉर्म में होता है, इतनी चीजें हमने देखी है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। इनके अंदर रिप्रोडक्शन कौन से प्रकार का होता है वो रिप्रोडक्शन। बड़ा आसान सा टॉपिक है, ध्यान से समझना। तो रिप्रोडक्शन इसमें तीनों प्रकार का मिलेगा। पहला तो आपको कौन सा मिल जाएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं कायिक जनन। दूसरा हो जाएगा आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। और तीसरा हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन यहाँ पर मिलता है। जब बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो अगेन इसकी टाइप की बात करो, एक तो हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन को हिंदी में बोलते हैं खंडन। दूसरा आपका हो जाएगा बर्डिंग के द्वारा, बर्डिंग, बर्डिंग का मतलब क्या होता है, कलिका का निर्माण करना, कलिका, बर्ड फॉर्मेशन, कलिंग के द्वारा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अपनी बात करें, एक बार हम संरचना देख लेते हैं। माइसीलियम की संरचना को समझना जरूरी है। अगर माइसीलियम की संरचना आप समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा माइसीलियम क्या होता है, फंजाई की बॉडी होती है। देखो फंजाई का शरीर कैसा होता है, वो फंजाई का शरीर कुछ ऐसा होता है। ये कोई फंजाई है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि ये जो फंजाई का बॉडी, ये जो सिंगल स्ट्रक्चर है, ये वाली, ये जो सिंगल स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना, रॉड लाइक, तो ये सिंगल जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं हाइफा। याद रखना है, सिंगल स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, हाइफा, हाइफा बोलते हैं। और इस सबको कंबाइंड आप क्या बोलोगे, इस पूरे को, इस पूरे को, इस कंबाइंड इस पूरे को आप क्या बोलोगे, माइसीलियम, माइसीलियम। तो एक सिंगल जो फिलामेंट है, ये जो हाइपा का मतलब क्या होता है, सिंगल फिलामेंट। ये जो सिंगल फिलामेंट है, उस सिंगल फिलामेंट को आप क्या बोलोगे, हाइफा बोलोगे। और सारे हाइफा मिलकर फिर क्या बनाएगा, आपका माइसीलियम बनाएगा। माइसीलियम क्या है, तो मैं क्या बोलूं, फंजाई की बॉडी है। तो माइसीलियम क्या है, फंजाइज बॉडी। तो फंजाई का शरीर क्या कहलाता है, माइसीलियम। माइसीलियम किससे मिलकर बना होता है, आपका हाइफा से। हाइफा क्या है, सिंगल फिलामेंट है। क्लियर? अब ये सिंगल फिलामेंट हो सकता है ऐसे ऐसे सेप्टा में डिवाइडेड हो, मतलब सेपरेट हो, हर एक इसे, और हर एक सेप्टा में क्या होता है, फिर एक एक न्यूक्लियस होता है, ऐसा ऐसा। या फिर इस तरह से एक ही के अंदर सारे न्यूक्लियस मिल सकते हैं आपको। और ऐसे कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, सिंथेटिक कंडीशन, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं एक ही साइटोप्लाज्म में। इसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म सेल के अंदर। तो इस एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर जब बहुत सारे न्यूक्लियस मिलते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, सिंथेटिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर या तो ये सेपरेट भी हो सकते हैं या ए सेपरेट भी हो सकते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार के सेप्टा नहीं है, तो इसको आप क्या बोलोगे, ए सेपरेट बोलोगे, ए सेपरेट। और अगर बीच में सेप्टा मिलेगी यहाँ पर, तो इस प्रकार के आप बॉडी को क्या बोलोगे, सेप्टेट बॉडी। अब किस पे कौन से प्रकार की होती है हम बात करेंगे, लेकिन आपको आई होप ये चीज समझ में आ रही है किस प्रकार से हो रही है वो। तो पहला हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की। तो फ्रेगमेंटेशन का सिंपल सा क्या मतलब होता है कि जो माइसीलियम जो होता है वो क्या होता है, बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है।
और फिर हर एक टुकड़ा क्या होता है, एक नया माइसिलियम बना देता है। सिंपल सा, फ्रेगमेंटेशन नाम से स्पष्ट है, खंडन। खंडन मतलब क्या होता है, टूटना। तो माइसिलियम पूरा क्या होता है, खंडों में टूट जाता है और फिर हर एक टुकड़ा क्या होता है, एक नया माइसिलियम बनाता है। माइसिलियम का मतलब क्या होता है, फंजाई की बॉडी, फंजाई का शरीर, उसी को बोलते हैं माइसिलियम। बडिंग फॉर्मेशन क्या होता है कि एक फंजाई से एक आउटग्रोथ निकलती है, एक माइसिलियम से आउटग्रोथ निकलेगी, वो आउटग्रोथ क्या होगा, एक नया माइसिलियम बना देगी अपने, और फिर क्या होगा, मदर प्लांट से अलग हो जाएगा, सॉरी मदर फंजाई से अलग हो जाएगा वो। तो उसको आप क्या बोलोगे, बडिंग फॉर्मेशन। ठीक है, अब बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चलिए बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो कौन से प्रकार का होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए यहाँ पर देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आप, एक मिनट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, हेडिंग डाल देते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं मैं, तो ये किसके द्वारा होता है, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि बीजाणुओं के निर्माण के द्वारा होता है स्पोर फॉर्मेशन। अब मैं स्पोर फॉर्मेशन की बात करूं तो ये भी दो प्रकार के होते हैं स्पोर फॉर्मेशन। एक तो होता है स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है कॉनिडिया द्वारा, कॉनिडिया, कॉनिडिया। तो दो तरीके होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, एक तो स्पोर बनाकर, दूसरा कॉनिडिया के द्वारा। अब स्पोर फॉर्मेशन और कॉनिडिया क्या होता है देखना। फिर स्पोर के दो प्रकार के होते हैं आगे, फिर ए स्पोर, सॉरी ए प्लेन स्पोर, जू स्पोर वगैरह बताऊंगा अभी। तो इसमें क्या होता है कि ये फंजाई जो होती है, समझना इसको स्पोर फॉर्मेशन वाले तरीके को, ये फंजाई होती है, ये फंजाई होगी आपकी, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। मैं ए सेपरेट फंजाई बता रहा हूँ ना। तो उसमें क्या होगा कि फंजाई की बॉडी के ऊपर एक क्या होगा, एक ऐसी सैक लाइक स्ट्रक्चर होगी ऐसी, और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे, इस सैक लाइक जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, क्या बोलोगे, स्पोरेंजिया। और ये स्पोरेंजिया जिसके ऊपर लगी होती है उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर, जिसके ऊपर ये स्पोरेंजिया लगी हुई है। और इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे आपके पास क्या मिल जाएंगे, अंदर स्पोर मिल जाएंगे ऐसे ऐसे। ये सारे स्पोर कैसे होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। अच्छा, मैं अगर इनकी मैन बॉडी की बात करूं, ध्यान देना, फंजाई की जो मैन बॉडी होती है वो हैप्लोइड होती है, अगुणित होती है। हैप्लोइड का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम के नंबर जितने एक्चुअल में होने चाहिए उससे आधे होते हैं। जैसे कि मनुष्य में क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं हर एक सेल में। तो हैप्लोइड क्या कहलाएगा, 23। तो 46 होंगे तो 2n कहलाएगा, और 23 होंगे तो हैप्लोइड कहलाएगा, n कहलाएगा। और ये आपका क्या कहलाएगा, डिप्लोइड कहलाएगा, डिप्लोइड। और यहाँ पर क्या कहलाएगा, हैप्लोइड कहलाएगा। अगर फंजाई के केस की बात करें तो जितने होने चाहिए उसके आधे, जरूरी नहीं 46 यू, अलग अलग होते हैं, तो जितने होने चाहिए उसके आधे हो तो आप क्या बोलोगे, हैप्लोइड सेल है, और पूरे है तो डिप्लोइड सेल है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आगे, देखिए यहाँ पर, तो ये स्पोरेंजिया बन जाएगी। स्पोरेंजिया में बहुत सारा आपको क्या मिलेंगे, स्पोर मिलेंगे, ये बहुत सारे स्पोर मिलेंगे। इसके अंदर क्या है, स्पोर है, स्पोर, ठीक है। और जिसके ऊपर ये स्पोरेंजिया लगा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोफोर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिस्चार्ज ऑफ, डिस्चार्ज ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या होगी, डिस्चार्ज होगी, यानी कि फट जाएगी। जैसे स्पोरेंजिया डिस्चार्ज होगी तो क्या होगा, देखिए आगे, ये हमारे पास माइसिलियम हो गया, ये इसके न्यूक्लियस बना दिए मैंने। अब यहाँ पर देखिए, ये स्पोरेंजिया यहाँ से फट गई है, तो जैसे स्पोरेंजिया फटेगी तो उसके अंदर से जो स्पोर है वो क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे ऐसे। ये स्पोर बाहर आ गए, ये स्पोर आ गए, क्लियर। तो अब क्या होगा, ध्यान देना, ये स्पोर की बात करूं मैं तो आगे ये स्पोर फिर दो प्रकार के हो जाएंगे। स्पोर 2 टाइप के हैं। कौन से 2 टाइप के देखना, ध्यान देना। एक को हम बोलते हैं जू स्पोर, एक को अपन क्या बोलते हैं, जू स्पोर, और दूसरे को बोलते हैं ए प्लेन स्पोर। जू स्पोर और ए प्लेन स्पोर हो गया। ए प्लेन स्पोर दिख रहा है आपको, हाँ। जू स्पोर में क्या हो, ध्यान देना, जू स्पोर की बात करें तो बेटा इसमें फ्लैजिला होता है,
मतलब इनमें क्या मिलेगा आपको, फ्लैजिला मिलेगा इनके स्पोर में, इनका स्पोर होगा ऐसा तो उसमें क्या मिल जाएगा आपको, फ्लैजिला मिल जाएगा। तो फ्लैजिला के कारण कैसे होते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट। अगर फ्लैजिला होगा तो मूवमेंट करेंगे, गति करेंगे। और इसमें ए प्लेन स्पोर में क्या होता है, फ्लैजिला, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंस होता है, किसमें, ज़ूस्पोर में। ए प्लेन स्पोर की बात करूं तो इसमें आपका फ्लैजिला एब्सेंट होता है, फ्लैजिला एब्सेंट। तो फ्लैजिला एब्सेंट होगा तो क्या मोशन होगा, मूवमेंट होगा, नहीं होगा। तो ए प्लेन स्पोर में मूवमेंट नहीं होता है, मूव नहीं करता, मूवमेंट नहीं होता है। तो दो प्रकार किसके हो गए, स्पोर के दो प्रकार हो गए, दो प्रकार के स्पोर बनते हैं। अब आगे क्या होगा, ये जो स्पोर बने हैं, आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो आपके स्पोर बने हैं उस स्पोर में फिर क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन, जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, अंकुरन, यानी कि हर एक स्पोर अब क्या होगा, जर्मिनेट होगा, अंकुरित होगा। जिस प्रकार बीज अंकुरित होता है, नया पादप बनाता है ना, सीड क्या होता है, जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है, नया पादप बनाता है। जर्मिनेशन का हिंदी रूपांतरण क्या होता है, अंकुरण। तो अब इसमें क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेशन करके हर एक स्पोर फिर क्या बनाएगा, एक नया माइसेलियम बनाएगा। तो ये आपका कौन सा प्रकार का होगा, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, पहले प्रकार का स्पोर फॉर्मेशन। आई होप चीजें क्लियर है। क्या होता है, जो मैन माइसिलियम होता है उसके ऊपर क्या होता है, एक सैक-लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्पोरेंजा कहते हैं। जिस पर स्पोरेंजा लगी होती है उसको स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। स्पोरेंजा में स्पोर होते हैं, स्पोरेंजा डिस्चार्ज हो जाएगी। स्पोर अब दो प्रकार के हो जाएंगे, फ्लैजिलेटेड है तो उसको बोलेंगे ज़ूस्पोर, फ्लैजिलेटेड नहीं है तो ए प्लेन स्पोर। अगर फ्लैजिलेटेड है तो वो मूवमेंट कर पाएंगे, और अगर फ्लैजिलेटेड नहीं है तो मूवमेंट नहीं होगा। अब आगे इन स्पोर्स में क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। स्पोर में जनरेशन जर्मिनेशन होगा तो क्या होगा, वापिस एक नया माइसिलियम बन जाएगा। ये क्या है, फंजाई का एक हाइफा बनाया मैंने, है ना, ऐसे बहुत सारे हर किसी में होगा। और यहाँ पर ध्यान देना, जो स्पोर होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। मैन प्लांट बॉडी भी कैसी है, हैप्लॉइड है। तो यहाँ पर हर जगह क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग है, माइटोसिस होगा। बिकॉज माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम के नंबर सेम रहते हैं एज वेल एज पेरेंट सेल आइडेंटिकल इक्वल होता है। जो डॉटर सेल होते हैं वो पेरेंट सेल के, किसमें, माइटोसिस में। चलिए अब मैं बात करता हूँ कॉनिडिया की। कॉनिडिया में क्या होता है, ध्यान देना, कॉनिडिया में सेम स्ट्रक्चर होती है, लेकिन ध्यान देना, समझना यहाँ पर कि जो मैन बॉडी होता है, देखिए यहाँ पर उसमें कैसा होता है, वो थोड़ा डायग्राम बनाते हैं। जो मैन बॉडी होगी, ये मैन माइसिलियम हो गया आपका, है ना, ये मैन माइसिलियम हो गया, ये उसके अंदर आपके न्यूक्लियस आ गए। अब इस मैन माइसिलियम के ऊपर ध्यान देना, किसी प्रकार की सैक-लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, और इसी माइसिलियम के ऊपर इस प्रकार से स्पोर का कलेक्शन हो जाएगा। ये स्पोर हो गए, ये है ना। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो उसके अंदर बन रही है, इसको हम बोलते हैं कॉनिडिया। ये आपका हो जाएगा कॉनिडिया। और ये कॉनिडिया जो होते हैं एक्चुअली उसके अंदर क्या है, स्पोर ही है, लेकिन वो किसी एंडोजिनियस यानी किसी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं बन रहे, बाहर ही बन रहे, उसके ऊपर ही बन रहे, हाइपा के ऊपर। और जिसके ऊपर ये बन रहे उसको हम बोलते हैं कॉनिडियोफोर। जिसके ऊपर कॉनिडिया बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनिडियोफोर। जिसके ऊपर स्पोरेंजिया बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोफोर। तो कॉनिडिया बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, कॉनिडियोफोर। ये अपना हो गया कॉनिडियोफोर। कॉनिडियोफोर के ऊपर क्या होते हैं, कॉनिडिया लगे होते हैं। अब ये कॉनिडिया भी कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, याद रखना, क्लियर। अब ये कॉनिडिया जो एक्चुअली वो क्या होते हैं, यहाँ से अलग हो जाएंगे, और इसको जो सिंगल फॉर्म में आएंगे तब क्या बोलोगे, स्पोर बोलोगे। अब स्पोर फिर क्या करेंगे, जर्मिनेटिंग करेंगे, जर्मिनेशन, जर्मिनेशन। और जब इनका जर्मिनेशन होगा तो वापस क्या बन जाएगी, मैन बॉडी बन जाएगी, यानी कि मैन मुख्य माइसिलियम वापस बन जाएगा। तो ये कौन सा आपका कॉनिडिया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए कौन सा है, पहला कौन सा, स्पोर फॉर्मेशन, दूसरा कॉनिडिया। जो मेजर डिफरेंस है दोनों में, आप लोग देख पा रहे हो, मेजर डिफरेंस क्या है कि इसमें स्पोरेंजिया का निर्माण कैसा हो रहा है, सॉरी स्पोर का निर्माण कहाँ हो रहा है, स्पोरेंजिया के अंदर, और इसमें स्पोर का निर्माण कहाँ हो रहा है, बाहर हो रहा है। कॉनिडिया की बात करिए आपको पेनिसिलियम में मिल जाएगा। स्पोरेंजिया की बात करूँ तो इनका फॉर्मेशन कहाँ मिल जाएगा, वही जो अपना एग्जाम्पल इसके पहले बताया मैंने, वो कौन से, क्लास ओमाइसिटिस के मेंबर जो होते हैं उसमें स्पोरेंजिया के द्वारा होता है। क्लास ओमाइसिटिस के मेंबर कौन कौन से, तीन बताए थे मैंने, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस और स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, और तीसरा कौन सा आपका, जिससे कौन सा डिजीज होता है, तीसरा कौन सा देख लेते हैं, ये रहा तीसरा, एल्बुगो कैंडिडा। तीन होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, दोनों में फर्क क्या है, तो इसमें निर्माण कहाँ हो रहा है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, सो एंडोजिनसली इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर मैं मुख्य रूप से अंतर की बात करूं तो यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कैसा हो रहा है, एंडोजिनसली हो रहा है, एंडोजिनसली हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि स्पोर का फॉर्मेशन स्पोरेंजिया के अंदर हो रहा है, और यहाँ पर कैसा हो रहा है, एक्सोजिनसली हो रहा है, एक्सोजिनसली हो रहा है।
मतलब कि स्पोर का फॉर्मेशन किसी प्रकार की किसी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं हो रहा है, बाहर ही हो रहा है। ये बेसिक मूल अंतर इन दोनों के बीच में। आई होप चीजें क्लियर हो रही है। क्लियर। तो ये था आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसमें बात करी हमने? फंजाई में। अब किसमें कौन से प्रकार का होता है कि स्पोर फॉर्मेशन किसमें होगा, कॉनिडे द्वारा किसमें होगा, वो हम बात करेंगे एग्जांपल के थ्रू जब मैं इसका क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तब। अभी मेन मोटो क्या अपना जनरल कैरेक्टर एक एक करके सारे चीज देख लेनी है वो। तो अपने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल हो गया। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थोड़ा बड़ा है। अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 प्रोसीजर है। ध्यान देना 3 प्रोसीजर कौन कौन से? गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन और तीसरा सोमेटोगेमी। ये 3 प्रकार के यहाँ पर उसके प्रोसीजर होते हैं जिसके जरिए वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब देखिए इसको जरा ध्यान से समझना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि जब मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगा तब सिर्फ नाम बता दूंगा। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में होता है यू। क्लियर। तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट क्या होता है वो। तो बात करूं मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो 3 प्रोसीजर है इसके पास, फंजाई के पास, जिसके जरिए वो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। वो 3 तरीके कौन कौन से? पहले तरीके की बात करूं मैं, ध्यान देना, पहला गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। दूसरा आपका हो जाएगा गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। और तीसरा आपका हो जाएगा सोमेटोगेमी, सोमेटोगेमी। ये 3 प्रकार का आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल सकता है किसमें? फंजाई में। देखिए बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिंपल सा क्या मीनिंग होता है, जिसमें 2 पार्टनर की जरूरत पड़ती है और गैमेट का फॉर्मेशन होगा और गैमेट का फ्यूजन होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्लियर ना। तो दो यहाँ पर फंजाई की जरूरत पड़ेगी और दोनों फंजाई क्या करेंगे? अपने गैमेट बनाएंगे और उनका गैमेट का फ्यूजन होगा, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फिर फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा? जाइगोट बनता है ना। इसको बड़े आसानी से समझ पाओगे आप ह्यूमन के एग्जाम्पल के थ्रू। समझना ध्यान से चीजों को। जैसे कि बात करूं ह्यूमन की, ठीक है। तो ह्यूमन में क्या होता है, ध्यान देना। ह्यूमन में क्या होता है, मेल की बात करूं और फीमेल की, तो मेल में क्या होता है? मेल और फीमेल। तो मेल में एक गैमेट होता है, मेल गैमेट, मेल गैमेट। और मेल गैमेट कौन सा होता है? नर युग्मक। यानी नर युग्मक कौन सा होता है आपका? नर युग्मक की बात करूं मैं तो स्पर्म यानी कि शुक्राणु। और मादा युग्मक की बात करूं, फीमेल में भी क्या होता है? गैमेट होता है। गैमेट यानी अगेन क्या होता है? युग्मक। तो मादा युग्मक कौन सा होता है? इसमें बात करूं तो एग होता है। एक्चुअली एग, सेकेंडरी साइट क्या होता है, एग क्या होता है, प्राइमरी साइट क्या होता है, फॉलिकल क्या होता है, वो सब सारी चीजें बताऊंगा। अगर आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन आ रहे हो, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो। चलिए अब हम बात करते हैं एक। अब इन दोनों में क्या होगा बात करूं तो आगे क्या होगा? स्पर्म और एग में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। दोनों का फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? स्पर्म और एग का मिलना, तो उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बनेगा? जाइगोट बनता है। और जाइगोट से आप क्या बनाते हो? फिर जाइगोट से क्या बनेगा? नया बेबी बनेगा। क्लियर। तो इस एंटायर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या जरूरी है? गैमेट का होना जरूरी है, मेल और फीमेल गैमेट। और साथ में क्या होना जरूरी है? उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है। और क्या बनेगा उसमें? जाइगोट बनेगा। जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक अकेला जीव क्या होता है? कैपेबल होता है एक नया जीव बनाने के लिए, वो आपका होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। चलिए तो बात करते हैं फंजाई ये प्रोसीजर कैसे करती है वो, है ना। चलिए फंजाई देखते हैं, जिसके पास 3 यहाँ पर प्रोसीजर है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट करवाकर या फिर गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के द्वारा और सोमेटोगेमी के द्वारा। इन 3 मेथड के जरिए वो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कर सकता है। चलिए एक एक करके समझते तीनों को। पहले हम बात करते हैं गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के बारे में। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, पहला गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट देखिए बेटा, बड़े ध्यान से समझना, बड़े आसान सी चीज है। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट क्या होता है वो? गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, ध्यान देना, यहाँ पर 2 अलग अलग माइसिनियम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बोला मैंने? 2 पार्टनर की जरूरत पड़ती है, अकेला कैपेबल होता नहीं है। तो 2 अलग अलग स्पीशीज के फंगस की बात कर रहा हूं मैं। एक्चुअल में इस प्रोसीजर में क्या होता है, सुनना ध्यान से, 3 स्टेप इंक्लूडेड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में।
मैं यहाँ पर वो चीज़ यहाँ पर पहले बता देता हूँ मैं, 3 स्टेप इंक्लूडेड है, 3 स्टेप्स आर इंक्लूडेड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वो 3 स्टेप कौन से वो सुनना। पहला स्टेप होता है प्लाज्मोगेमी। पहला स्टेप कौन सा होता है? प्लाज्मोगेमी। पहला स्टेप है प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी। दूसरा आपका जो स्टेप है वो है कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी। और तीसरा जो स्टेप आपका आ जाएगा वो होगा मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी, है ना। तो 3 स्टेप पे प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है सुनो ध्यान से, ये 2 सेल है। अब दोनों फंजाई की बॉडी कैसी होती है? फंजाई की बॉडी हैप्लॉइड होती है। दोनों हैप्लॉइड बॉडी आपस में फ्यूज हो जाएगी, उनका न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं होगा, उनका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होगा, दोनों सेल फ्यूज होगी। उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी नाम से स्पष्ट है, प्लाज्मा यानी कि साइटोप्लाज्म का संयुक्त हो जाना, तो दोनों का साइटोप्लाज्म एक हो जाएगा। तो अब देखो दोनों साइटोप्लाज्म मिल गया ये, तो अब उसके अंदर 2 न्यूक्लियस तो है ही सही, तो न्यूक्लियस तो 2 हो गए, लेकिन दोनों का साइटोप्लाज्म मिल गया, अभी न्यूक्लियस नहीं मिला है, इसलिए दोनों को मैंने एन एन अलग लिखा है, न्यूक्लियस नहीं मिल लिखा है, क्योंकि एन का मतलब क्रोमोसोम मैंने लिखे यहाँ पर, वो कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो अभी न्यूक्लियस नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या मिला है? उसका साइटोप्लाज्म मिला है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर इस सेल में कितने न्यूक्लियस है? 2 न्यूक्लियस है, तो इसको आप क्या बोलोगे? डाई कैरियन। डाई कैरियन, क्योंकि कैरियन वर्ड किसके लिए होता है? न्यूक्लियस के लिए होता है। या फिर इसको बोलते हैं बाई न्यूक्लिएट। बाई मतलब 2 वर्ड, बाई वर्ड किसके लिए? 2 के लिए होता है, तो बाई न्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट। तो प्लाज्मोगेमी के दौरान जो सेल होती है वो कैसी होती है आपकी? बाई न्यूक्लिएट होती है, 2 न्यूक्लियस होते हैं एक ही सेल के अंदर, दोनों न्यूक्लियस मिले हुए नहीं है। अब आगे क्या होगा? कैरियोगेमी होगा। अब आगे होगी कैरियोगेमी। चलो अब आगे होगी ये कैरियोगेमी। क्या होगा? कैरियोगेमी। अब कैरियोगेमी बेटा क्या होगा? दोनों न्यूक्लियस आपस में मिल जाएंगे, तो दोनों न्यूक्लियस मिल गए, ये कैरियोगेमी होगी। तो अब ये जो सेल थी वो कैसी होगी? 2n होगी, है ना। अब ये सेल कैसी होगी? डिप्लॉइड होगी। ये सेल कैसी थी? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है बता चुका हूं अभी आपको, जितने क्रोमोसोम होने चाहिए मूल उससे आधे हैं, और ये सेल कैसी होगी? डिप्लॉइड हो गया। अब इस डिप्लॉइड सेल में फिर क्या होगा आपका? मेयोसिस होगा। मेयोसिस का मतलब क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। और जैसे मेयोसिस हुआ वापस क्या बनाएगी? मैन बॉडी बन जाएगी, वापस माइसिलियम बन जाएगा, मेयोसिस होते हैप्लॉइड आ जाएगा नहीं वापस। तो ये 3 स्टेप इंक्लूडेड है। कौन से? ध्यान देना, पहला कौन सा आपका? प्लाज्मोगेमी, हर बार हम यही करवाएंगे। दूसरा क्या होगा? कैरियोगेमी, जिसपे दोनों न्यूक्लियस आपस में मिल जाएंगे और एक क्या बनेगा? डिप्लॉइड सेल बनेगी। ये आपका डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल, इसी को जाइगोट बोलते हैं। इसके बाद उसके अंदर क्या होगा? फिर मेयोसिस होगा, उसके अंदर मेयोसिस होगा। तो 3 स्टेप इंक्लूड होंगे किसमें? आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कौन कौन से? आई होप चीजें क्लियर हो रही है। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मेयोसिस, ये तीनों स्टेप इंक्लूडेड है। किसमें बात कर रहा हूं मैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं गैमेटोजेनिक कांटेक्ट कैसे होता है। वो गैमेटोजेनिक कांटेक्ट की बात करूं मैं तो सबसे पहले क्या होगा? ध्यान देना कि 2 अलग अलग माइसीलियम, माइसीलियम क्या होता है? फंजाई का शरीर होता है। तो 2 अलग अलग माइसीलियम के हाइफा, हाइफा क्या होता है? उसका सिंगल फिलामेंट। अभी मैंने बताया सिंगल फिलामेंट क्या होता है? हाइफा। अगर ये बात करूं मैं, ये आपका फंजाई है, तो ये सिंगल फिलामेंट क्या कहलाएगा? हाइफा। तो ये पहला फंजाई हो गया और ये दूसरा फंजाई हो गया ये। तो अब ये 2 अलग अलग फंजाई आपस में क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन करेंगे। तो देखते कैसे करते हो। चलिए तो गैमेटोजेनिक कांटेक्ट में देखिए, यहाँ पर 2 यहाँ पर फंजाई बना देता हूं मैं। पहला फंजाई ये रहा, उसका माइसीलियम है ये, पहला फंजाई का माइसीलियम हो गया। और दूसरा एक और कलर से बना लेते हैं अपन, येलो कलर ले लेते हैं ना। ये दूसरा, ये दूसरा आपका माइसीलियम हो गया। अब ये सेप्टेट है सपोज, है ना, अपन सेप्टेट ले लेते हैं। सेप्टेट है ये। सेप्टेट मतलब क्या होता है? बीच में सेप्टा है,
और हर एक सेप्टम के बीच में क्या होगा फिर यहाँ पर एक एक क्या हो जाएगा आपका न्यूक्लियस हो जाएगा। ये इसका हो गया, ये भी सेपरेट है। तो इसके अंदर ये वाइट समझ लेना, ठीक है, चलो वाइट कर देते हैं। यहाँ पर भी सेप्टा बना देते हैं क्योंकि सेपरेट है इसीलिए, ये भी अपना सेपरेट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर दो आपके अलग अलग क्या हो गए माइसिलियम हो गए, उनके हाइफा हो गए। अब क्या होगा ध्यान देना, गैमेटेंजियल कांटेक्ट में क्या होगा वो बेटा, अब इसके अंदर क्या होंगे न्यूक्लियस है अब इसके अंदर। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन दोनों को क्या बोलते हो ध्यान देना, एक को बोलते हैं एंथ्रेडियम और एक को बोलते हैं ऊगोनियम। क्या बोलते हैं एंथ्रेडियम और ऊगोनियम। अब यहां पर ध्यान देना, ये दोनों जो हाइफा है ये माइसिलियम फर्स्ट है, ये हमने लिख दिया माइसिलियम ए, माइसिलियम ए है अपना माइसिलियम ए, और ये माइसिलियम बी है, माइसिलियम बी हो गया। अलग अलग स्पीशीज है इसीलिए ना माइसिलियम ए और माइसिलियम बी। अब क्या होगा इन दोनों में क्या होगा एक आउटग्रोथ बनेगी, दोनों के ऊपर एक हल्की सी आउटग्रोथ बनेगी, जिसको क्या बोलते हैं अपन, एक जो मेल में बनेगी उसको बोलेंगे एंथ्रेडियम, और जो फीमेल में बनेगी उसको हम बोलेंगे ऊगोनियम। तो एक में बनेगा एंथ्रेडियम और एक में बनेगा ऊगोनियम। देख लिया यहाँ पर, तो ये देखिए किस प्रकार से बनती है चीजें वो। ये मैन बॉडी हो गया, अब ये इस प्रकार से, फिर अब ये अपना क्या है सेपरेट था, अपन सेपरेट बना लेते हैं। हर के अंदर क्या मिलेगा एक एक आपको न्यूक्लियस मिल जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे में भी सेम चीज होने वाली है, ठीक है। ये देखिए इसका भी अपन सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि हमने कैसा बनाया था सेपरेट बनाया था, इसका जो बॉडी था वो सेपरेट था। तो अब इन दोनों स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं जरा ध्यान से समझना, इसको हम बोलते हैं एंथ्रेडियम, एंथ्रेडियम, एंथ्रेडियम। एंथ्रेडियम क्या होता है मेल का स्ट्रक्चर है, और इसको हम क्या बोलेंगे ऊगोनियम। ऊगोनियम किसका स्ट्रक्चर है फीमेल का स्ट्रक्चर है ऊगोनियम, ऊगोनियम सही है। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस मिलेगा आपको, ये जो न्यूक्लियस इसके अंदर है और एक न्यूक्लियस इसके अंदर है अपना, वो दोनों न्यूक्लियस कैसे है आपके हैप्लोइड है, पूरी बॉडी हैप्लोइड है यहाँ पर, ठीक है, हैप्लोइड न्यूक्लियस। तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस एंथ्रेडियम का ये न्यूक्लियस है, कैसा है एन है, एन लिख रहा है इसका मतलब क्या है हैप्लोइड है। और ये किसका न्यूक्लियस है आपका ऊगोनियम का न्यूक्लियस है, तो इसका न्यूक्लियस भी कैसा होगा हैप्लोइड होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा सुनना ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप में एक ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा एक ट्यूब का, इन दोनों के बीच में एक ट्यूब का फॉर्मेशन होगा जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन ट्यूब। तो अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों के बीच में ट्यूब का फॉर्मेशन करवा लेते हैं अपन, ठीक है। ध्यान देना नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है वो, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आ गई। इसमें 3 स्टेप है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मेयोसिस, ठीक है ना। इन तीनों को भी याद रखना। यहाँ पर 3 स्टेप बताऊंगा मैं और चीजें बता चुका हूँ मैं, तो इसको मैं हटा रहा हूँ राइट नाउ क्योंकि मुझे स्पेस की जरूरत है। चलो अब ध्यान देना यहाँ पर, चलिए अब देखिए क्या होने वाला वो। अब मैंने क्या बोला इन दोनों के बीच में क्या बनेगी ट्यूब बनेगी। अब ट्यूब बनने के दौरान क्या होगा देखिए, ये मैन बॉडी हो गया अपना किसका एंथ्रेडियम का, सेपरेट बॉडी है। चलिए ये अपना सेपरेट बॉडी हो गया। दूसरा बना देते हैं अपन साथ में, दूसरा कौन सा होगा अपना ऊगोनिया हो गया, ऊगोनियम। ये दूसरा अपना ऊगोनियम हो गया। चलिए इसका भी कैसा था सेपरेट बॉडी था, हर किसी के अंदर न्यूक्लियस आ गया ये। अब इन दोनों के बीच में आपका क्या बन जाएगा ट्यूब बन जाएगी। ये ट्यूब बना लेते हैं, थोड़ा हटाना पड़ेगा इसको, ओह पूरा हट गया, चलो कोई ना। इस प्रकार से ये ट्यूब यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। और ये अपना
प्रकार से। ये न्यूक्लियस हो गया इसका, और ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर, और ये इसके अंदर, इसके अंदर, और इसके अंदर अपना न्यूक्लियस है ये वाला। तो अब ये जो इन दोनों के बीच में ट्यूब बन रही है उसको आप क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन ट्यूब। अब इस ट्यूब को अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन ट्यूब। ये रही अपनी फर्टिलाइजेशन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन ट्यूब होगी। अब इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब के जरिए क्या होगा, ध्यान देना, है ना, ये ब्लॉक नहीं है ना, ये खुली हुई है, लेकिन मैं इसको मिटाऊंगा तो पूरा हट जाएगा, ये ब्लॉक नहीं है, खुली हुई है। अब इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब के जरिए क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है एंथ्रेडियम का, मेल का जो न्यूक्लियस है वो ट्रैवल करता हुआ फिर कहाँ पे जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। किसके पास जाएगा? इसके अंदर चला जाएगा। इसके बाद क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियस इसके अंदर चला गया, मतलब अब दो सेल मिल गए, अब प्लाज्मोगेमी होगा। सुनना ध्यान से, क्या होगा, अब प्लाज्मोगेमी होगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी हो गया। प्लाज्मोगेमी हो जाएगा तो ये सेल कैसा हो जाएगा आपका, डिप्लॉइड हो जाएगा, डिप्लॉइड नहीं सॉरी बायोन्यूक्लिएट हो जाएगा। तो अब देखिए ये वाला, ये वाला यही बनाते हैं अब, है ना। देखिए ये हो गया। अब इसके अंदर आप देख रहे हो कि दोनों न्यूक्लियस मिलेंगे अपने को, इसको इसके अंदर एक तो कौन सा मिलेगा, व्हाइट वाला मिलेगा, ये व्हाइट वाला न्यूक्लियस, ठीक है, और आपको साथ में कौन सा मिलेगा, एक येलो वाला भी मिलेगा, ये वाला। तो ऐसे स्टेज में हमने क्या करवाया, प्लाज्मोगेमी करवाया, दोनों सेल मिल गए। अब यहाँ पर ये जो स्टेज बनी वो कैसी है, डाइकैरियोन है। दो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गए, न्यूक्लियस आ गए, बाई न्यूक्लिएट, इसी को दूसरा बोलते हैं बाई न्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट। अब इनमें क्या होगा आगे, कैरियोगेमी होगी, प्लाज्मोगेमी होगी। अब ये दोनों न्यूक्लियस आपस में मिल जाएंगे, तो दोनों न्यूक्लियस मिलने से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में कैरियोगेमी होगा। अब जैसे ही कैरियोगेमी हुआ, अब मैं बीच वाला भाग ही बना रहा हूँ, ठीक है, पूरा फंगस नहीं बना, पूरा फिलामेंट नहीं बना रहा हूँ। जैसे ही कैरियोगेमी हुआ तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो दोनों न्यूक्लियस थे वो आपस में मिल जाएंगे। चलो बना लेते हैं, दोनों न्यूक्लियस आपस में मिल जाएंगे। देखिए कुछ पार्ट तो किसका आ जाएगा आपका, येलो का ये, और कुछ पार्ट किसका आएगा आपका, व्हाइट का। इस प्रकार से नहीं मिलते, आपको समझने के लिए बता रहा हूं मैं। ये व्हाइट हो गया कुछ हिस्सा, अभी दोनों मिल गए। जब दोनों मिलेंगे तो ये पूरा एक्चुअल में पूरा ये बॉडी था वो कहता था हैप्लॉइड था, ये भी कहता था हैप्लॉइड था। एन का मतलब क्या, हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड है, पूरा बॉडी हैप्लॉइड है। मैं आप लिखा भी चुका हूँ, न्यूक्लियस हैप्लॉइड है तो पूरा बॉडी इसका हैप्लॉइड होता है। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ठीक है, अगेन ये भी हैप्लॉइड है। डाइकैरियोन में क्या होते हैं, एंड एन, बिकॉज दोनों न्यूक्लियस तभी मिले नहीं है, दोनों न्यूक्लियस कैसे एन एन ही है, तो अब यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस मिल गए, कैरियोगेमी हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चर है उसको आप क्या बोलते हो, जाइगोट बोलते हो, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पर जाइगोट नहीं बोलेंगे, सॉरी, जाइगोट ऑफ एनिमल के रेफरेंस से बोलेंगे, फंजाई के रेफरेंस इसको बोलेंगे जाइगोस्पोर। ये अपने पास आ जाएगा जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर। अब इस जाइगोस्पोर कैसा होगा, यू बोला जाए तो 2n होगा, वो जाइगोस्पोर भी हो सकता है, ऊस्पोर भी होगा। जाइगोमाइसिस का मेंबर है जाइगोस्पोर, ऊमाइसिस का मेंबर है तो ऊस्पोर। ये एक्चुअली किस में होता है पता है, ये फाइकोमाइसिस में होता है, एक क्लास है फंजाई की, वहां पर फाइकोमाइसिस जब क्लासिफिकेशन कराऊंगा तब बताऊंगा। तो अब यहाँ पे देखिए जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया। अब इस जाइगोस्पोर में फिर आगे क्या होगा, मेयोसिस होगा। मेयोसिस का मतलब क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, इसमें क्रोमोसोम के नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। मेयोसिस, मेयोसिस को बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर होगा मेयोसिस। अब मेयोसिस होने के बाद इससे क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे, बेटा क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। अब मेयोसिस हो गया तो क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाएंगे, तो ये स्पोर कैसे होते हैं, एन होते हैं। एन का मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब क्रोमोसोम के नंबर जितने होने चाहिए उससे क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। अब इस स्पोर में आगे फिर क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। स्पोर में आगे क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। अब जैसे ही स्पोर में जर्मिनेशन हुआ तो क्या होगा, हमारे पास जो मेन बॉडी है वापिस मिल जाएगी, है ना, जो मेन अपना शरीर था ये वापिस मिल जाएगा।
और इसमें क्या होगा, जेनेटिकली क्या ये अपने पेरेंट के जैसा होगा, नहीं, एक नए कॉम्बिनेशन मिलेंगे यहाँ पर। बिकॉज क्या हो रहा है, दो डिफरेंट जो माइसीलियम थे उनका क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर एक्सचेंज हुआ है, उनका न्यूक्लियस यहाँ पर फ्यूज हुआ। न्यूक्लियस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल इन द सेंस डीएनए। और डीएनए में क्या होता है, हमारी इंफॉर्मेशन होती है, हमारे इन द सेंस हर जीव के डीएनए में उस जीव के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि उसका शरीर कैसा, उसकी संरचना कैसी, उस प्रकार की तमाम इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपको कहाँ पर मिलेगी, उसके डीएनए में। अब जो डिफरेंट डीएनए मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि नए प्रकार के कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिलेंगे। तो हमारे यहाँ पर जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, नया जो माइसीलियम बन रहा है फंजाई का, वो अपने पेरेंट के जैसा नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पर क्या हुआ है, डीएनए का एक्सचेंज हुआ है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ है एक दूसरे के अंदर। क्लियर। तो पहला प्रोसीजर था गैमेटोजेनिक कांटेक्ट। बेटा यहाँ पर खास बात क्या है, कांटेक्ट, बिकॉज यहाँ पर फर्टिलाइजेशन ट्यूब बन रही है। ये देखिए सेम प्रोसीजर होगा गैमेटोजेनिक कॉपुलेशन में, फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर ट्यूब नहीं बनेगी, इनके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। तो जब डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनिक कॉपुलेशन, और जब एक ट्यूब के जरिए होता है तो हमको बोलते हैं गैमेटोजेनिक कांटेक्ट। क्लियर। गैमेटोजेनिक कांटेक्ट और गैमेटोजेनिक कॉपुलेशन। चलो गैमेटोजेनिक कॉपुलेशन को भी देख लेते हैं एक बार, इसको मिटाते नहीं है। गैमेटोजेनिक कॉपुलेशन, दूसरी स्लाइड अपनी, गैमेटोजेनिक कॉपुलेशन। गैमेटोजेनिक कॉपुलेशन। देखिए बेटा तीन जो स्टेप थे वो तो आ ही रहे, आपको बता दिए मैंने। तीन स्टेप कौन सा, देखिए पहले प्लाज्मोगेमी, पहला स्टेप कौन सा है, प्लाज्मोगेमी। दूसरा स्टेप कौन सा है, कैरियोगेमी। और तीसरा स्टेप कौन सा आपका, मेयोसिस। ये तीन स्टेप हर किसी में होंगे, तीनों प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीनों मेथड में, गैमेटोजेनिक कॉपुलेशन, गैमेटोजेनिक कांटेक्ट और सोमेटोगेमी। चलिए बात करते आगे। अब ये गैमेटोजेनिक कॉपुलेशन। अब गैमेटोजेनिक कॉपुलेशन क्या होता है, देखिए अगर अपन बात कर ले, दो हाइफा ले लेते, दो माइसीलियम ले लिया आपने। पहला माइसीलियम ये रहा अपना, ये पहला माइसीलियम आ गया, ये पहला माइसीलियम, सेपरेट माइसीलियम है, सेप्टा बने हुए हैं। एक और माइसीलियम ले लेते, दो माइसीलियम की जरूरत पड़ेगी, दोनों डिफरेंट स्पीशीज होगी। दूसरा माइसीलियम ये रहा, ये अपना दूसरा माइसीलियम हो गया। ये भी सेपरेट है बेटा, ये सेपरेट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, जिसमें सेप्टा नहीं हो ऐसा भी आप ले सकते हो। तो ये ए हो गया, माइसीलियम ए। माइसीलियम क्या होता है मैं बता चुका, माइसीलियम क्या है आपका, माइसीलियम ए, माइसीलियम फंजाई का बॉडी है। और ये होगा माइसीलियम बी, माइसीलियम बी हो गया, माइसीलियम ए एंड माइसीलियम बी। अब जहां पर जो माइसीलियम ए है ये क्या, सिंगल फिलामेंट है, एक हाइफा है सिंगल, इसके पूरे हाइफा के समूह को आप क्या बोलोगे, माइसीलियम बोलोगे। क्लियर। अब यहाँ पर इसको अपन क्या बोलेंगे, ये जो दोनों स्ट्रक्चर के बाद अब दोनों में क्या होगा, ध्यान देना, दोनों में हल्के हल्के आउटग्रोथ निकलेगी, जैसे पहले निकली थी वैसे ही सेम हूबहू। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए दोनों में क्या निकलेगी, ये पहला माइसीलियम, अब ऐसे आउटग्रोथ निकल गई है, ठीक है, ये पहला माइसीलियम। अब सेम दूसरा बना लेते हैं अपन, चलिए ये अपना दूसरा माइसीलियम हो गया, उसके अंदर भी ऐसे आउटग्रोथ निकल जाएगी। माइसीलियम हो गया अपना, ये इसके अंदर हर कोई, इसमें न्यूक्लियस आ गया, ये बड़ा न्यूक्लियस कर देते हैं इसमें ताकि शो कर पाए। उसी प्रकार से चीजें कहाँ पर होगी, इस वाले में होगी। अच्छा इसमें ये दो बना दिए, वो एक ही है, ठीक है, समझ जाना। ये एक और सेप्टा बना लेते हैं। अब ये जो दो स्ट्रक्चर बनी है, आउटग्रोथ बनी है, उन दोनों आउटग्रोथ को अपन क्या बोलते हैं, प्रोगैमेटेंजिया। ये दोनों क्या कहलाएगी, प्रोगैमेटेंजिया, प्रोगैमेटेंजिया। बेटा ये जो प्रोगैमेटेंजिया है वही फिर आगे चलकर क्या बनाएगी, एंथ्रेडियम बनाएगी। मेल के अंदर क्या बनाएगी, एंथ्रेडिया, और एंथ्रेडिया के अंदर क्या होगी, पोर होंगे मेल गेमेट के, और क्या बनाएगी, ऊगोनियम बनाएगी। एंथ्रेडियम और ऊगोनियम, एंथ्रेडिया और ऊगोनियम कौन बनाएगी, प्रोगैमेटेंजिया बनाएंगे यहाँ पर।
अब इस प्रोगैमेटोजेनी के अंदर क्या मिलेगा आपको, न्यूक्लियस मिलेगा। ये इन दोनों का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। और ये न्यूक्लियस कैसा होता है, तो हैप्लॉइड होता है। क्रोमोसोम के नंबर जितने होने चाहिए मूल उससे आधे, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, इन दोनों का न्यूक्लियस हो गया। और ये दोनों बॉडीज कैसी है, वैसे बात करूं दोनों बॉडीज ओवरऑल कैसी है, हैप्लॉइड है। एन का सिंपल सा क्या मतलब है, ध्यान देना, हैप्लॉइड है। और बहुत बार बता चुका, हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, जैसे कि मनुष्य में 46 क्रोमोसोम, उसका आधा कर दो 23, तो ये क्या कहलाएगा, हैप्लॉइड, और ये क्या कहलाएगा आपका, डिप्लॉइड। हिंदी में बोलते हैं इसको अगुणित और द्विगुणित, हैप्लॉइड को अगुणित और डिप्लॉइड को द्विगुणित। चलिए अब आगे ध्यान देने क्या होने वाला होगा। अब इसके बाद क्या होगा, इन दोनों में होगा प्लाज्मा, बेटा सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट होगा इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट हो जाएगा, है ना। कांटेक्ट होने के साथ ही क्या हो जाएगा, प्लाज्मोगेमी होगा, प्लाज्मोगेमी। कांटेक्ट होगा साथ में हो जाएगा प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी। मैं ज्यादा स्टेप बढ़ाना नहीं चाहता, वही पहले वाली चीजें ही, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे इसको। चलिए अब देखो किस प्रकार से चीजें होंगी वो। ये मैन बॉडी हो गया, अब देखना है किस प्रकार से चीजें काम करेगी। ये मैन बॉडी हो गया, ए बॉडी हो गया, ए माइसिलियम हो गया, और इसके साथ कौन सा जुड़ा होगा आपका, बी माइसिलियम। चलो वो भी बना लेते हैं, ये हो गया बी माइसिलियम, उसका हल्का सा हिस्सा ले लेते, ये हो गया हमारा बी माइसिलियम। ये दोनों माइसिलियम हो गए, ए माइसिलियम और बी माइसिलियम। सेपरेट माइसिलियम में सेप्टा बना लेते हैं अपन, ये सेपरेट माइसिलियम, सेप्टा हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा, ये न्यूक्लियस यहाँ पर आ गया, ये उसी प्रकार से चीजें कहाँ पर होने वाली है, दूसरे बी माइसिलियम में होगी। बी माइसिलियम भी कैसा है, यहाँ पर सेपरेट है, ये भी, इसमें भी क्या है, सेप्टा है। अब इसका भी एक न्यूक्लियस यहाँ पर आ गया ये। अब इस कंडीशन आप देखिए, ठीक है, ये दोनों, अब ये क्या हो, प्लाज्मोगेमी हो गया। प्लाज्मोगेमी का क्या मतलब हो गया, देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, प्लाज्मोगेमी, यानी कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या है, बाई न्यूक्लिएट है, बाई न्यूक्लिएट है। इसका मतलब कितने हैं, दो न्यूक्लियस है, डाइकैरियन, डाइकैरियन। और ये डाइकैरियन दोनों कैसे, एन एन एन, यानी कि दोनों का फ्यूजन अभी हुआ नहीं है, दोनों का फ्यूजन अभी हुआ, दोनों न्यूक्लियस मिले नहीं अभी, इन दोनों के न्यूक्लियस अभी मिले नहीं है, दोनों के न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर है लेकिन मिले नहीं है, इसलिए हम क्या बोला उसको, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कैरियोगेमी होगा। अब जैसे ही कैरियोगेमी हुआ तो क्या होगा, दोनों फ्यूज जाएंगे, इसके पास आ जाएगी दोनों। अब मैं एक ही बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से। तो जैसे ही कैरियोगेमी हुआ तो क्या बन जाएगा, ये आपका जाइगोट बन जाएगा यहाँ पर, क्लियर, ये आपका क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट। और जाइगोट कैसा होता है, 2n होता है, बिकॉज दोनों न्यूक्लियस अब क्या हो गए, मिल गए। देखिए आधा न्यूक्लियस वाइट का मिल गया, आधा नहीं, इन द सेंस न्यूक्लियस पूरा ही मिलता है, आधा नहीं मिलता है। और यहाँ पर ये दूसरा हो गया अपना येलो, इस प्रकार से नहीं मिलते, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसका बताया ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। तो ये दोनों न्यूक्लियस क्या हो गए, मिल गए, जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट से फिर इस जाइगोट के अंदर क्या होगा, ध्यान देना, इस जाइगोट के अंदर होगा आपका मेयोसिस होगा। क्या होगा, मेयोसिस। जैसे ही जाइगोट में मेयोसिस होगा तो क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। और स्पोर जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया है, मेयोसिस हो गया है, और मेयोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। अपने पेरेंट सेल से नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, तो ऐसे डिवीजन को अपन क्या बोलते हैं, मेयोसिस बोलते हैं यहाँ पर। तो अब स्पोर बन गए। अब इस स्पोर में आगे क्या होगा, स्पोर में क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन। अब जैसे स्पोर में जर्मिनेशन हुआ तो क्या होगा, आगे चलकर क्या होगा, एक नया माइसिलियम बन जाएगा, एक नया फंजाई बन जाएगा, नया माइसिलियम बन गया। तो यहाँ पर भी 3 स्टेप इंक्लूड हुए। पहला स्टेप कौन सा है, प्लाज्मोगेमी। दूसरा कौन सा है, कैरियोगेमी। तीसरा कौन सा है आपका, तीसरा का गया, मेयोसिस, ये रहा तीसरे स्टेप हो गए। 3 स्टेप इसमें इंक्लूडेड है।
देखिए ये आपका कौन से प्रकार का है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। तो इसके पहले हमने पढ़ा गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, अब ये गैमेटेंजियल कॉपुलेशन है। दोनों में डिफरेंस की बात करूं तो मेजर डिफरेंस क्या देखिए, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा 10 मिनट, चलो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें किसका फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर, क्लियर। और यहाँ पर किसका, यहाँ पर गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में बोल रहा हूँ, फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ किसमें, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में, तो यहाँ पर किसी प्रकार के फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर सीधा क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, क्लियर। तो ये दोनों मेजर डिफरेंस है, किसके बीच में बात करी है मैंने, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट और गैमेटेंजियल कॉपुलेशन की। अब एक तीसरा बाकी रह गया अपना, गैमेटेंजियल सोमेटोगेमी, ये वाला। तीन थे इसके प्रकार के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ गया, हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सोमेटोगेमी तीसरे प्रकार का हो गया, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं इसको कल की क्लास में करेंगे सोमेटोगेमी। तो कल का अपना लेक्चर हो जाएगा सोमेटोगेमी, और साथ में हो जाएगा अपना इनका क्लासिफिकेशन। मैं क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू आपको दे देता ताकि आपके दिमाग में रहे चीजें, क्लियर। चलो जैसे कि बात करूं इसके क्लासिफिकेशन, एक बार सोमेटोगेमी बाकी है अपना, सोमेटोगेमी बताऊंगा मैं, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अगर मैं इसकी क्लासिफिकेशन की बात करूं जिसकी 4 क्लासेस पढ़नी है अपने को, क्लासिफिकेशन तो कितनी क्लासेस पढ़नी है अपने को, एक तो पढ़ना है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा पढ़ना है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा पढ़ना है बैसिडियोमाइसिटीज, और चौथा अपने को पढ़ना होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये 4 प्रकार के क्लासेस है, इन चारों क्लास के बाद डिटेल हमको पढ़ना है फाइकोमाइसिटीज की। देखो हम लगभग मोस्ट ऑफ काम खत्म कर चुके हैं अपन, क्योंकि मैं आपको रिप्रोडक्शन के प्रकार बता चुका हूँ, असेक्सुअल और सेक्सुअल। तो अपने को सिर्फ क्या करना है, लिखना है। जैसे कि फाइकोमाइसिटीज में क्या होता है, मैं बोलूँ गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा होता है, आप समझ जाओगे गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट क्या होता है, बता चुका हूँ मैं। एस्कोमाइसिटीज की बात करूँ तो गैमेटेंजियल उसमें किसके द्वारा होता है, सोमेटोगेमी के द्वारा होता है। आप समझ जाओगे सोमेटोगेमी क्या, सोमेटोगेमी पढ़ाना बाकी भी बताऊंगा मैं, क्लियर। तो एक एक करके इन चारों के बारे में फिर पढ़ना है आपको, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, इनके एग्जांपल। तो कल किंगडम मायोकोटा का लास्ट लेक्चर होगा, यानी कि 2 लेक्चर में खत्म कर रहे हैं अपन, आज ये हुआ और एक कल होगा, क्लियर। तो किंगडम मायोकोटा हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे वायरस, विरोइड, प्रियन और लाइकेन के बारे में। इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर किंगडम जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वीटेकर का, उसमें बाकी क्या रह जाता है, प्लांटी, जिसमें एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और वो सारे आपके तीसरे चैप्टर में है ना। क्लास 11 का तीसरा चैप्टर, उसमें क्या है, एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, उनकी लाइफ साइकिल के बारे में, क्लियर। तो आज से क्लास में इतना ही। आई होप चीजें आपको समझ में आई हो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। हाँ।